अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, ये वो टॉपिक है स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल यानी 2021 में जो आपके पेपर होंगे सेकेंड ईयर वालों के स्टूडेंट्स के, उसके लिए ये जो टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हमें ये डेरिवेशन ड्राइव करनी होती है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 into density multiply by v bar square। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारे पास, यानी ये कंप्लीट डेरिवेशन जो आपको आज करवाने जा रहा हूं मैं, ये 2020 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था और चूंकि आप सब जानते हैं कि 2020 में एग्जाम्स नहीं हो सके, तो लिहाजा 2021 के लिए भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट में एग्जाम्स में अपेयर होंगे, उसमें फिजिक्स के लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा और ये लॉन्ग डेरिवेशन है, इसको हम करने जा रहे हैं आज। तो आइए इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताना चलूँ कि इसमें हमें करना क्या है। इस पूरे टास्क में या इस डेरिवेशन में हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बता रही है हमें, ये बता रही है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। किसका प्रेशर? ऑफ द गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, आपने लेक्चर सुने होंगे प्रीवियस हमारे, उसमें हमने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट समझाए थे और हमने गैस लॉज भी समझ लिए थे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर गैस का जो प्रेशर है वो इस एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है। ये इसकी हमने डेरिवेशन करनी है आज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन का आगाज़ हम हमेशा कंसिडरेशन से करते हैं कि हमने अपने एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए क्या चीज़ कंसिडर की है। तो आइए, हमने ये क्यूब कंसिडर किया है। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है कि इसकी तीनों साइडें बराबर हैं। आप देख सकते हैं क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को हमने एल और एल से डोनेट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या कंसिडर किया कि ये एक क्यूबिकल कंटेनर है और इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैं। तो देखें, कंसीडर n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्यूबिकल कंटेनर ईच साइड ऑफ लेंथ l, जिसकी हर साइड l है, लेंथ में l है, इसका मतलब ये क्यूब है और इसमें हमने बहुत सारे n मॉलिक्यूल्स, बेसिकली आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में हमने कंसीडर कर लिए हैं और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। यानी अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल की बात करूं तो गैस का मॉलिक्यूल x में भी जा रहा होगा डायमेंशन में, y में भी मूव कर रहा होगा और z में भी मूव कर रहा होगा। x, y, z तीनों डायमेंशन में गैस का मॉलिक्यूल अपना कंटिन्यूस मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सिस भी शो किए हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये हमने गैस का एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया है। तो वहाँ ये बात करेगा कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, बट फॉर सिंप्लिसिटी, यानी हम अपनी डेरिवेशन करने के लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ जो है गैस का मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो x में यहाँ पे जाएगा, यानी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास गैस का जो कि x डायमेंशन में यहाँ जाएगा और x डायरेक्शन में यहाँ जाएगा। इस तरफ जाने को हम कहते हैं नेगेटिव x डायरेक्शन और इस तरफ जाने को कहते हैं हम पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर आप एक्सिस को फोकस करें तो एक्सिस में पॉजिटिव x एक्सिस होता है और नेगेटिव x एक्सिस होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा ओरिजिन पे राइट साइड पे मूव करूंगा तो मैं पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाऊंगा, लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो मैं नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाऊंगा। तो वही कह रहा है, क्योंकि हमने इस डेरिवेशन को ड्राइव करना है, फॉर दैट पर्पज, फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ मास m। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है उसका मास m है, जिसको मूव करवाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अलोंग x एक्सिस, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब भी गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं कंटेनर में तो वो x, y, z तमाम डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं और कंटिन्यूस मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए ये मान रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि गैस का एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है और वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी, देयरफॉर ओनली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज टू बी कंसीडर्ड। अगर हम इसकी बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल x, y, z सब में मूव कर रहा है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा,
मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा और मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी का z कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है लिहाजा उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वो 3 डायमेंशनल है तो x y z तीनों कंपोनेंट्स होंगे, अगर वो एक प्लेन पे है तो x और y 2 कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के जरूर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर मैंने आपको x y z 3 डायमेंशन में क्यूब हमने कंसिडर किया, लिहाजा एक मॉलिक्यूल की x y और z तीनों डायमेंशन में वेलोसिटीज होंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने कंसिडर किया है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल सिर्फ x एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, लिहाजा फिलहाल जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम y को और z को निगलेक्ट करते हुए हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त इसका मतलब है मोशन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होगा, x डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से होगा। और x डायरेक्शन में मूवमेंट किस वजह से होगी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से होगी। ठीक है, लिहाजा अब मैं अपनी फिगर जो मेन फिगर है हमारी डेरिवेशन की उसमें आपको बता दूं कि मैं वेलोसिटी कैसे शो कर रहा हूं। ये गैस का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की बात की थी हमने, तो एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये एक मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमने क्या कंसीडर किया है कि वो सिर्फ x में मूव करेगा। तो x की 2 डायमेंशन है, एक पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x। अगर ये इनिशियली कहाँ जा रहा होगा, इनिशियली यहाँ से फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियली मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है, तो बेसिकली इनिशियली उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -vx। vx क्यों कर रहे हैं बेटा, x हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा और ये डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी v थी, उस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स थे x, y और z। हमने x कंसीडर किया है क्योंकि हम मेंशन कर चुके हैं कंसीडरेशन में कि हम फॉर द केस ऑफ सिंपलिसिटी कंसीडर्ड द मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली इन x डायरेक्शन। ठीक है, और लिहाजा जब ये वहां जाएगी तो इसकी वेलोसिटी vx हो जाएगी। तो ये आपने अपने पास नोट कर लिया कि जब मॉलिक्यूल राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो वो -vx से मूव करेगा, जब मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होगा तो पॉजिटिव vx से मूव करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा है मैंने, चूंकि अमाउंट सेम होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आएंगे जबकि डायरेक्शन में चेंज आएगा। जब वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगी, तो उसको हम -vx कहेंगे, और जब मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा तो हम कहेंगे हम पॉजिटिव x की तरफ मूव कर रहे हैं, लिहाजा हमारी वेलोसिटी का जो साइन है वो +vx होगा। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं डायरेक्शन को लेकर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्यों ऐसा किया है, हमने क्यों कंसिडर किया एक मॉलिक्यूल, और हमने एक मॉलिक्यूल को x डायरेक्शन में क्यों हमने फोकस किया है, क्योंकि हम अपनी डेरिवेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, सिंप्लिसिटी कर रहे हैं अपनी डेरिवेशन में। ठीक है, लेकिन जब डेरिवेशन ड्राइव होने के एंड में आएंगी तो हम फिर से बताएंगे डायरेक्शन के अंदर ही कि चूंकि हमारा मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो लिहाजा हम तीनों वेलोसिटीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमने सपोज किया कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो m है। ठीक है, गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो हमारे पास m है। यहाँ पर ही मेंशन किया है कि 1 मॉलिक्यूल या ईच मॉलिक्यूल का मास जो हमारे पास है वो m है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं टोटल मास कितना होगा, तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं मुझे कि सर अगर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल m है और टोटल मास निकालना है तो बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, जो कि हम ऊपर कंसीडर कर चुके हैं। तो यहीं पे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इधर टोटल मास क्या होगा, तो टोटल मास आप मुझे खुद बता सकते हैं कि सर टोटल मास बराबर हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल विच इज m मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, m स्मॉल m विच इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ओनली 1 मॉलिक्यूल multiplied with the number of molecules. When number of molecules is multiplied with the mass of each molecule, we will get the answer of total mass of a gas. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा अपने पास, total mass of a gas m multiply by capital N। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की हर साइड की जो लेंथ है वो l है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने n, जो कि भी आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है हमारे पास। और जब हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास हमारे पास आ जाएगा। देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी बेटा वो v होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से बताता हूँ आपको, एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है हमारे पास वो 1 होगी, v होगी, वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v। ठीक है, v के अंदर कंपोनेंट्स जो है उसमें x भी है, y भी है और z भी है। ठीक है,
बताया था अभी आपको, x भी कंपोनेंट होगा, y भी कंपोनेंट होगा और z भी कंपोनेंट होगा। लेकिन चूंकि हमारा मोशन अभी हम कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, x डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ क्या लिखा है नीचे, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज vx। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों आपको? वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम जिस पे अभी डेरिवेशन कर रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट है, लिहाजा मैंने x कंपोनेंट को नीचे लिख दिया है। यहां तक कंसीडरेशन करने के बाद और डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम मस्ट टेस्ट इस सवाल के अंदर, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब इस डेरिवेशन का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ कहाँ से करेंगे, कैसे जो है हमें पता चलेगा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, आइए देखते हैं। जिस बच्चे को ये पता है कि हम करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, तो उस बच्चे को स्टार्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो प्रेशर से स्टार्ट करेगा, प्रेशर ऑफ अ गैस से वो स्टार्ट करेगा, और फिर फर्दर हम डेरिवेशन को आगे लेके चलेंगे। इट्स अ लेंथी डेरिवेशन, बट आप लोग यहाँ साथ रहेंगे और समझते रहेंगे एक एक स्टेप, तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, सिंस वी नो दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस, सिंस वी नो दैट that pressure of a gas is equal to pressure of a gas is equal to F net upon area। क्योंकि हम सबको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, हम सभी बात जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, लेकिन चूंकि गैस की बात हो रही है तो गैस के n मॉलिक्यूल्स है, तो हर मॉलिक्यूल अपने हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो कंटेनर में। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी फोर्स के हिसाब से एरिया पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, लिहाजा हर मॉलिक्यूल का अपना सर्टेन प्रेशर होगा। लिहाजा मैं कह रहा हूँ ओवरऑल प्रेशर कैसे निकलेगा, F net। F net मींस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, हर मॉलिक्यूल कंटेनर में कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो अगर F net को मैं फर्दर एक्सटेंड करूँ तो F net आपके साथ सामने यूँ एक्सटेंड हो जाएगा, बल्कि इसको यूं करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। F net को मैंने 1 कह दिया। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, F net और एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, आपको पता है कि एरिया किसी भी क्यूब का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इट मींस L स्क्वायर। L स्क्वायर विद द एरिया, बट मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इक्वेशन का नाम देके मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। हम आगे चलते हैं, F net किसके बराबर होता है, तो आइए F net पे डिस्कस करते हैं। F net बराबर होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तमाम फोर्सेस का अलजेब्रिक सम, इसका मतलब है पहले मॉलिक्यूल की फोर्स प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स प्लस तीसरे मॉलिक्यूल की फोर्स कहां तक जाएगी, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर n मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, तो देयरफॉर कहां तक मैं प्लस करूंगा, Fn तक, यानी F1 से लेकर Fn तक जब सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F net आ जाएगा, इट मींस द ओवरऑल फोर्स। देन F net को मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास वापस से प्रेशर आ जाएगा। तो यहां तक मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन बनाई F अपॉन A विच इज F net अपॉन एरिया। देन नेक्स्ट इक्वेशन बना दी मैंने, इसको कह दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप साथ साथ रहेंगे तो एक स्टेप आपको समझ में आएगा। नंबर 2 इक्वेशन क्या है, F net बराबर है तमाम फोर्सेस के अलजेब्रिक सम को मैंने F net कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब मैंने किस पे काम करना है, F1 पे, 1 फोर्स पे, ओनली 1 फोर्स पे मैंने काम करना है। तो यहां पर मैं कंसीडर करूंगा ओनली 1 मॉलिक्यूल, चूंकि मैंने एक मॉलिक्यूल की फोर्स निकालनी है। तो देखें कंसीडरेशन में हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, फॉर सिंपलिसिटी वी कंसीडर ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो यहां पर अब मैं ऊपर काम करूंगा तो क्या आपको समझ में आए, फॉर 1 मॉलिक्यूल, ओनली फॉर 1 मॉलिक्यूल, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। और मैंने डायग्राम में भी अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाया ताकि आपको वो सही से समझ में आए। ठीक है, हम बात करेंगे फॉर 1 मॉलिक्यूल, जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी जो फोर्स है वो F1 है, और फोर्स बराबर होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोर्स 1, चूंकि 1 इसलिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर चूंकि हम पहले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और मॉलिक्यूल नंबर 1 की जो फोर्स है उसे F1 कह रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल नंबर 1 की जो फोर्स होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल 1। ठीक है, अगर मैं F2 की बात करूंगा तो डेल्टा P2 अपॉन T आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहां पर हमने बात की है कि फोर्स बराबर होती है, साथ में आप रेफरेंस भी दे दें कि सिंस वी नो दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जनरलाइज फोर्स का फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है,
उसको देखते हुए मैंने पहले मॉलिक्यूल के लिए सबस्क्रिप्ट में जो है मैंने 1 लिख लिया, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हम फोर्स निकालने जा रहे हैं ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की फोर्स है, जो कि पहले एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है। जब सेकंड मॉलिक्यूल पे आएंगे तो 2 पे काम करेंगे, फिर 3 पे, 4 पे एंड सो ऑन। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। आप इक्वेशन से परेशान नहीं होना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं ताकि आपको इजीली ये बात समझ में आ जाए। स्टेप 1 इज प्रेशर, देन स्टेप 2 इज एफ नेट, स्टेप 3 इज F1। F1 तक पहुंच चुके हैं। अब F1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेल्टा P कैलकुलेट करना है, डेल्टा P1 और T कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है और डेल्टा P1 कैलकुलेट करना है। तो आइए इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और 3 में पुट करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो मैं लिख रहा हूं फॉर डेल्टा P1। पहले मैं काम कर रहा हूं डेल्टा P1 के लिए, आप साथ साथ रहें। मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिए अगर मैं लिखूं डेल्टा P1 पहले मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज फाइनल माइनस मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इनिशियल, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। और अगर मैं अब आपसे कहूं कि बेटा मोमेंटम होता क्या है, तो आप सब कहेंगे कि सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूं साइड पे ताकि आप समझ सकें डेरिवेशन में एक एक चीज यूज की जा रही है। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब गौर से देखिएगा आप, यहां पर हर चीज में फिगर में मेंशन पहले से कर चुका हूं। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो आप कहेंगे सर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मास तो सेम रहेगा, एक मॉलिक्यूल का मास जो m है वो m ही रहेगा, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो। अब फिगर में आ जाए थोड़ा सा, ये रहा मेरा मॉलिक्यूल का मास है m, इनिशियली मास m था, वेलोसिटी माइनस vx थी। इसलिए मैं आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मास मॉलिक्यूल का m है, जबकि जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है माइनस vx और फाइनल वेलोसिटी है vx। यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। तो फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल स्पीड विच इज vx। देन ये हो गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा माइनस vx मल्टीप्लाई बाय m। क्यों यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनिशियल मोमेंटम की जो वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन कहाँ थी आपकी, टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी मैंने ये कंसिडर किया था कि मेरा मॉलिक्यूल, गौर से देखिएगा, मेरा मॉलिक्यूल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, पहले वो नेगेटिव एक्स में मूव करके गया, जब यहाँ इस वॉल पे स्ट्राइक किया उसने, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस से पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करके गया। जब मॉलिक्यूल नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी माइनस vx, और जब पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी प्लस का vx। इसी फिगर को देखते हुए मैंने अपने पास डेल्टा P1 निकाला, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल। हाँ, चूंकि हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको अगर आप सॉल्व करें बच्चों तो ये बन जाएगा mvx माइनस माइनस प्लस mvx, और mvx एंड mvx प्लस होके आपको देगा 2mvx। याद रखिएगा x सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने, इसको आप सबस्क्रिप्ट में रहने देंगे। यहां पर मैंने इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। किसका निकाला मैंने चेंज इन मोमेंटम, फर्स्ट मॉलिक्यूल का, ठीक है बच्चों। ये F1 की इक्वेशन मैंने छोड़ी थी डेल्टा P1 अपॉन T, डेल्टा P1 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। इसको कहते हैं स्मॉल a, ताकि आप पुट करें तो आपको आसानी लगे। डेल्टा P1 आ गया। अब मैंने काम करना है फॉर T, तो मैं हेडिंग डालूंगा फॉर T, स्मॉल t। स्मॉल t क्या, टाइम। कौन सा टाइम है भाई, ये वो टाइम है जिसमें मोमेंटम में चेंज आया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें मोमेंटम में चेंज आया है। तो टाइम कौन सा होगा, जिसमें मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव करके गया, फिर यहां से यहां मूव करके आया। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा हम ये रिलेशन जानते हैं S इज इक्वल टू VT,
ये आप सब फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। S इज इक्वल टू वी टी, जिसमें S होती है डिस्प्लेसमेंट, V होती है वेलोसिटी एंड T इज द टाइम। अगर यहाँ आपसे बात की जाए कि बेटा इस एक्सप्रेशन को फॉलो किया जा रहा है, टाइम इज T, V इज द वेलोसिटी, तो इस वक्त आप बताएं कि मेरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कौन सी है। आप कहेंगे सर सिर्फ Vx वेलोसिटी है। यहाँ पर आप माइनस और प्लस में बात नहीं करते, चूंकि ये जस्ट एक वेलोसिटी है, इसमें इसका मैग्नीट्यूड पुट करना होता है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि मेरी जो वेलोसिटी है वो Vx हो गई, और जो डिस्टेंस कवर किया वो 2L के बराबर है। कैसे 2L के बराबर है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि सिंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है 2L के, और जो वेलोसिटी है वो बराबर है Vx के, ठीक है। इन दोनों को मैंने इंसर्ट करवाया है S इज इक्वल टू वी टी के अंदर, ठीक है। जहां S था वहां हमने 2L पुट कर दिया। अब 2L कैसे पुट किया, आइए देखते हैं। मॉलिक्यूल यहां से मूव होने स्टार्ट हुआ, उसने लेंथ L कवर किया, देन कोलाइड करके इस वॉल पे कोलाइड करके वो वापस दूसरी वॉल जो कि राइट साइड की तरफ है उसकी तरफ मूव कर गया। जब मॉलिक्यूल राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करके गया है तो वापस उसने लेंथ कितनी कवर की है, L कवर की है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो यहाँ पे टाइम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस टाइम में मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कवर किया 2L, वन टाइम L एंड सेकेंड टाइम L, तो L प्लस L विच इज 2L, लिहाजा मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह 2L यहाँ पर लिख दिया है। अब आप चूंकि काम कर रहे हैं टाइम के ऊपर तो आप टाइम निकालेंगे। आइए, जैसे ही आपने टाइम निकाला तो आपके पास फॉर्मूला बच गया 2L डिवाइडेड बाय Vx, ठीक है। x सॉरी सब्सक्रिप्ट में होगा तो उसको ख्याल रखिएगा। यहां पर मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूला मेरे पास T का आ गया, और दिस इज इक्वेशन स्मॉल b। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन A और इक्वेशन B को, चूंकि उसमें हमने क्या निकाला, डेल्टा P1 एंड T, इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास कौन सी फोर्स आ जाएगी, हमारे पास फोर्स आ जाएगी वो जो पहला मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा होगा। इसके बाद हम तमाम तर फोर्सेस निकालेंगे और उसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो F नेट आ जाएगी। देन F नेट को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, लेंदी है थोड़ी सी लेकिन आसान जरूर है। यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ कि पुट स्मॉल a एंड स्मॉल b इन इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहा हूं किसको, स्मॉल a एंड स्मॉल b को। तो आइए पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। F1 और देखिएगा, F1 बराबर हो जाएगा डेल्टा P1, डेल्टा P1 बराबर है 2mVx डिवाइडेड बाय डेल्टा P1 की जगह डेल्टा P1 पुट कर दिया मैंने, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल। देन T की जगह मैं पुट करूंगा 2L डिवाइडेड बाय Vx, ठीक है। यहां पर अब गौर से देखिएगा आप कि यहां पर टोटली हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की, तो जहां जहां वेलोसिटी है वहां आप V1x भी पुट कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा, अभी आप ऐसे ही सॉल्व करें। देन आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जबकि जो L डिवाइडेड बाय Vx है ये इसका रेसिप्रोकल होगा और ये ऊपर आके Vx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिहाजा मेरे पास जो F1 का फाइनल फॉर्मूला आया है वो आया है mVx स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये हमारे पास फॉर्मूला बना है, F1 इज इक्वल टू mVx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। और अब ना यहाँ आप ये कह सकते हो कि सिंस इट इज द फोर्स ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल की फोर्स है, लिहाजा Vx के साथ आप सबस्क्रिप्ट में 1 भी लिख सकते हैं। चूंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल की फोर्स है, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल का अमल दखल नहीं था, लिहाजा हमने सिर्फ इसको Vx लिया। लेकिन जब इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो चूंकि पहला मॉलिक्यूल है, लिहाजा आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन। तो इसको मैं अगर कर दूं फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये बनेगा, F1 इज इक्वल टू m, और देखिएगा V1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। It is basically the formula which is derived for the force of first molecule,
ठीक है, यहां तक अगर आप देखें तो हमने Vx से काम लिया, लेकिन यहाँ पे फाइनली जब मैंने अपना फॉर्मूला बनाया है तो उसमें F1 इज इक्वल टू m V1x का स्क्वायर, देखिए हमने लिखा है V1x का स्क्वायर। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स के वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे F2 का तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन का स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा हमें उसको सबस्क्रिप्ट में मेंशन करना पड़ेगा। यहां तक आप लोग कॉपी कर लें। हमने कहां तक ड्राइव कर लिया है? F1 हम ड्राइव कर चुके हैं और अब F1 को उठाकर हमने यहां पे रखना है, ठीक है, और F2 F3 एंड टिल Fn तक हमने कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम इस Fnet को फर्स्ट इक्वेशन में कॉपी करेंगे। देखिए बेटा, जिस तरह हमने F1 का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, इसी तरह हम लिखेंगे सिमिलरली हमारे पास जो F2 का फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा m V2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। और इसी तरह अगर मैं कहूँ F3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर F3 इज इक्वल टू m V3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। और अगर मैं आपसे पूछूं कि Fn, इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय द n मॉलिक्यूल, लास्ट मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा होगा वो बराबर हो जाएगा m Vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर F1 निकाला था, कैलकुलेट ऑलरेडी किया है यहाँ पर F1 F2 F3 Fn, चूंकि हमने बेसिकली सारा जो समझना था, हमने डेरिवेशन को एक मॉलिक्यूल के लिए समझना था। फॉर वन मॉलिक्यूल हमने पूरी मेहनत से मोमेंटम निकाला, हमने टाइम निकाला, उसको पुट किया और F1 को फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। जब F1 का फॉर्मूला हमने इस तरह किया है, लिहाजा हमने सिमिलरली करके लिखना है कि F2 का फॉर्मूला ये होगा, F3 का ये होगा और Fn का फॉर्मूला भी ये होगा। अब आप देखें कि आप पास F1 से लेके Fn तक की वैल्यू पता आपको चल गई है। अब आप Fnet में पुट करेंगे तो मैं क्या लिखूं? देयरफॉर Fnet जो है आपका बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 वहां से उठाऊंगा मैं, F1 क्या है? V1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस F2 क्या है? m V2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L एंड देन m Vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, जो मेरे पास F1 की वैल्यू आई वैसे ही सिमिलरली करके मैंने Fn तक मालूम किया और तमाम फोर्सेस की वैल्यूज को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। आप ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, लिहाजा इन सब को देखते हुए इक्वेशन 2 के क्या पुट करेंगे? हम तमाम f की वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप ये देखें कि इस एक्सप्रेशन में से क्या चीज कॉमन निकल रही है, तो आपको पता चलेगा सब में m कॉमन है, चूंकि हर मॉलिक्यूल का मास हमने क्या लिया था? m लिया था। स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और अगर आप सबके लिए देखें तो सबके लिए जो लेंथ है नीचे l वो भी सेम है, जबकि वेलोसिटी सब में डिफरेंट में पुट की हुई है, 1 2 एंड 3 करके पुट की हुई है। अगर आप टेकिंग कॉमन लेंगे तो कॉमन निकलेगा m अपॉन l, जबकि ब्रैकेट में क्या बचेगा? V1x का स्क्वायर प्लस V2x का स्क्वायर प्लस Vnx का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर और ये फॉर्मूला है Fnet का। अभी तक मैं Fnet पे हूं, मैं प्रेशर पे नहीं गया, लेकिन वो सारी इक्वेशन हमने क्लियर करते हुए हम यहाँ पे आ चुके हैं। Fnet के फॉर्मूले पुट करने पर Fnet ये बन चुका है मेरे सामने। और अब हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल N। N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो हम डेरिवेशन का आगाज किया था, हमने आपसे बताया था मैंने कि N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। आइए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय N करेंगे तो आप देखें क्या होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय N। N is what? N is the number of molecule. Number of molecule। ठीक है, क्यों कर रहा हूं मैं डिवाइड, ये आपको पता चलेगा जब मैं डिवाइड करवा दूंगा और एक एक्सप्रेशन आपके सामने आएगी। तो देखें क्या बना, Fnet का जो फॉर्मूला है वो बन गया m मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय L।
और यहां पे लिख सकता हूं मैं v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस vnx का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय, आपसे क्या कहा था मैंने, मल्टीप्लाई किया n से और डिवाइड किया n से। तो देखिए मैंने n से मल्टीप्लाई भी किया और n से डिवाइड भी किया, ठीक है। तो मेरी एक्सप्रेशन पे ऑल ओवर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने n से ही मल्टीप्लाई किया, n से ही डिवाइड किया, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा आप ये देखें, इस वक्त बोर्ड के ऊपर एक फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको कि तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज के स्क्वायर को जब मैंने प्लस किया है और डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो इट विल गिव द एवरेज, ठीक है, एवरेज और मीन ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज इन x डायरेक्शंस, ठीक है। एफ नेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय l, ठीक है, ये तो बन जाएगा m n ओवर l। लेकिन यहां पे आपके पास आ जाएगा vx स्क्वायर का बार आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। ये कैसे आया, मैं इसका फॉर्मूला लेके बताऊंगा आपको, तो क्या आप समझ सकें कि सर ने क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन को यहां ऊपर लिख के बताऊंगा आपको। हमने ये किया है कि सिंस वी नो दैट, देखिए v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस अगर हम कर देते हैं vnx का स्क्वायर, और ये क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या कह रही है कि हमने क्या किया है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन का स्क्वायर, देन प्लस करते करते वेलोसिटी ऑफ n मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन का स्क्वायर। इसका मतलब यह है बच्चों कि हमने कंटेनर में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की x की वेलोसिटी के स्क्वायर्स को ऐड किया है, और अगर हम इन तमाम वेलोसिटीज के सम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। एवरेज का मतलब होता है मीन। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो मैं यूं कहूंगा आपसे कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अपेयर होते हैं, पेपर देते हैं, तो आपने मैथ्स का एक पेपर दिया, मैथ्स का दूसरा पेपर दिया, मैथ्स का तीसरा पेपर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं मैथ्स में एवरेज कितने मार्क्स हैं आपके, तो आप मैथ्स के तीनों पेपर्स के मार्क्स को सम करेंगे एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेपर्स कर देंगे जितने आपने दिए हैं। तो बेसिकली मीन का फॉर्मूला अगर आप जनरल देखें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मेरे पास वेलोसिटीज हैं, कितने मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज हैं, n मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज हैं। तो अगर मैं तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दूंगा तो मेरे पास एक एवरेज वैल्यू आएगी। तो देखें किसकी एवरेज वैल्यू आ रही है, मेरे पास वेलोसिटी का मीन आ जाएगा। कौन सी वेलोसिटी का मीन आएगा, x की वेलोसिटी का मीन आएगा। चूंकि सब x की वेलोसिटी थी लिहाजा x की वेलोसिटी का मीन आया। अच्छा, मीन आएगा स्क्वायर का। क्यों स्क्वायर का आएगा, चूंकि सब के ऊपर स्क्वायर था। अगर सब के ऊपर स्क्वायर ना होता तो यहां पर भी स्क्वायर नहीं लिखता। जैसे अगर सारे मार्क्स आप मैथ्स का ऐड करेंगे तो मैथ्स का एवरेज आएगा, केमिस्ट्री का एवरेज नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं तमाम वेलोसिटीज x डायरेक्शन की ऐड कर रहा हूं तो x का मीन आएगा, ठीक है, और स्क्वायर का आएगा। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को, नीचे जगह तंग है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अपने पास लिख लें। अगर आप इस पूरी वैल्यू की जगह v बार स्क्वायर एक्स पुट करते हैं तो आप साइड पे इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने इसकी बेसिस पे यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद इसको कह देंगे आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 कहां तक पहुंची, मैं एफ नेट का फॉर्मूला निकाल चुका हूं। टोटल एफ नेट हम निकाल चुके हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर बार x, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं हमें, वेलोसिटी ऑफ x के स्क्वायर का बार, बार मींस एवरेज, इट मींस मीन वेलोसिटी, ठीक है। किसकी मीन वेलोसिटी का स्क्वायर है ये है x डायरेक्शन में मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम डेरिवेशन को आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप्स का ये होगा कि हम इक्वेशन नंबर 4 को पुट करेंगे लास्ट इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो लिखें पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। देखें अब मैं इक्वेशन 4 को
इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या कहती है? प्रेशर बराबर है एफ नेट अपॉन एरिया। तो आइए, प्रेशर बराबर है एफ नेट डिवाइडेड बाय एरिया। एफ नेट क्या है बच्चों? एफ नेट है एम एन अपॉन एल, और से देखिएगा, मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर बार एक्स। ये मेरे पास ऊपर एफ नेट है, देखिए न्यूमरेटर में मैंने एफ नेट लिख दिया है, एफ नेट की ये वैल्यू है, डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, एरिया बराबर होता है एल स्क्वायर के। ठीक है, यहां कह देंगे आप एरिया, हमें पता है कि एल मल्टीप्लाई बाय एल इज एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एरिया एल स्क्वायर के बराबर है, लिहाजा मैंने न्यूमरेटर में लिखा है एफ नेट की वैल्यू, डिनोमिनेटर में मैंने लिखी है एरिया की वैल्यू जो कि एल स्क्वायर है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एल इससे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रेशर की वैल्यू बन जाएगी एम एन डिवाइडेड बाय एल क्यूब। गौर से देखिएगा, डिवाइडेड बाय एल क्यूब वी स्क्वायर बार एक्स। बाकी सब सेम चल रहा है, सिर्फ मैंने क्या किया है, नीचे एल क्यूब हो गया है। अब यहां पर आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या आएगी? आप कहेंगे सर एम मल्टीप्लाई बाय एन, आपने बताया था ये है मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, m is the mass of one molecule of a gas when multiplied with the number of molecule contained in that container is equal to the total mass of a gas। ठीक है, अगर mn को हम डिवाइड कर रहे हैं l क्यूब से, तो बेटा l क्यूब क्या होगा? l क्यूब मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l विच इज l क्यूब। और l क्यूब हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आप देखें, अगर मास ऑफ गैस को वॉल्यूम ऑफ गैस से डिवाइड करेंगे, यानी m मल्टीप्लाई बाय n को डिवाइड करेंगे l क्यूब से, तो आप सबको पता है कि इसका मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को हम शो करते हैं रॉ से, और डेंसिटी हमारी जनरेट हो गई। तो अब आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि अब हम कुछ हद तक इस एक्सप्रेशन के पास पहुंच रहे हैं और हमारी डेंसिटी भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और प्रेशर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब इस रॉ को गौर से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बना रहे हैं एम एन ओवर एल क्यूब का। ये किसके बराबर है? ये डेंसिटी रॉ के बराबर है। इसका मतलब है अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर एम एन ओवर एल क्यूब की जगह क्या पुट कर दूंगा? रॉ पुट कर दूंगा। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने कि नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स v स्क्वायर बार x। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वी एक्स स्क्वायर बार। ठीक है, जबकि हमें ड्राइव क्या करना है? दिस इज टू बी ड्राइव। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब अभी तक डेरिवेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई, इसको आगे लेके चलना है। इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सर ये, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5, चूंकि हम इक्वेशन नंबर 4 तक ऑलरेडी दे चुके हैं, लिहाजा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया है। और अब हम काम करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से आगे जाएंगे और अपनी डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। यहां तक मैंने क्या कंसिडर किया था कि मेरे पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ अब हम अपनी फर्स्ट लॉजिक पे आते हैं, जिसमें हमें पता है कि गैसेज आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे मूव इन अ रैंडम फैशन और मैनर। इसका मतलब है कि वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव करते हैं और उनके पास तीनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट होते हैं। तो लिहाजा एक लाइन यहाँ लिखेंगे आप कि since gas molecule of gas are moving in random fashion, therefore उनकी जो velocity है, उनकी जो mean velocity का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ mean velocity जो है वो बराबर होती है, गौर से देखिएगा, स्क्वायर ऑफ x का मीन प्लस स्क्वायर ऑफ y का मीन प्लस स्क्वायर ऑफ z का मीन। यानी अगर मैं ओवरऑल वेलोसिटी के मीन के स्क्वायर के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वो किसके बराबर है? x के मीन का स्क्वायर प्लस y के मीन का स्क्वायर और प्लस z के मीन का स्क्वायर। इन सब को ऐड करेंगे तो ओवरऑल एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आएगी। वो वेलोसिटी तमाम डायरेक्शन के लिए इनकॉर्पोरेटेड होगी। हमने सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हमने क्या माना था कि हमारा मॉलिक्यूल सिर्फ x में मूव कर रहा है, जबकि एक्चुअल में हमारा मॉलिक्यूल x y z
तीनों एक्सिस में मूव कर रहा होता है। लिहाजा यहाँ पे आखिर में आके हमने स्टेप में बताया कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो तीनों एक्सिस की वेलोसिटीज को इनकॉर्पोरेट करके निकाली जाती है। यहाँ पे आप कहेंगे कि सिंस जो एक्स वाई जेड की वेलोसिटीज होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी मैं कहूँगा वी एक्स स्क्वायर बार इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बार इक्वल टू वी जेड स्क्वायर बार। ठीक है, तीनों वेलोसिटीज आपस में हम बराबर शुमार करते हैं कि जितनी एक्स की अंदर वेलोसिटीज होंगी एवरेज, उतनी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास एवरेज मीन वेलोसिटी वाई की होगी और उतनी एवरेज मीन वेलोसिटी हमारे पास जेड की होगी। तीनों वेलोसिटीज बराबर हैं, इसका मतलब है कि आप इधर वी एक्स स्क्वायर बार लिखा हुआ है, इधर भी वी एक्स स्क्वायर बार लिख देंगे और इधर भी वी एक्स स्क्वायर बार लिख देंगे, क्योंकि तीनों वेलोसिटीज हमारी बराबर हैं। तो हम तीनों की जगह एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एक्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लिहाजा ये जो चीज़ है हमारी, ये इक्वेशन में लिखी है, ये क्या बन जाएगी, देयरफॉर आप ये कह सकते हैं देयरफॉर वी स्क्वायर बार, जो वी स्क्वायर बार है हमारे पास वो बराबर है वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी एक्स स्क्वायर बार। क्यों मैंने 3 दफ़ा वी एक्स लिखा, क्योंकि हम ये ऊपर कह चुके हैं कि तीनों वेलोसिटीज बराबर हैं, वी एक्स हो, वी वाई हो, वी जेड हो, तीनों डायमेंशन में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर का स्क्वायर है वो बराबर है। लिहाजा मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में तीनों की जगह वी एक्स वी एक्स वी एक्स पुट कर दिया। अब चूंकि वी एक्स सेम है तो ये प्लस हो सकता है, यानी अगर आप इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, सॉरी ये बन जाएगा थ्री वी एक्स के स्क्वायर का बार। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर बार। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। मैं उसको फिर से ऊपर करके लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी v बार स्क्वायर जो है वो बराबर हो गई है 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर बार के। अब चूँकि आप देखें फिफ्थ इक्वेशन हमारी ये निकली हुई है और हमें ये लेके आनी है, हमें ये ड्राइव करना है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमें वी एक्स को रिप्लेस करना है, वी एक्स स्क्वायर बार को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से इसको अकेला करते हैं, आप अलग करते हैं इसको, तो आपके पास वी एक्स स्क्वायर बार का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास आएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू हुई है, वी एक्स स्क्वायर बार। ठीक है, यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसको आप पुट कर दें, पुट इन फिफ्थ इक्वेशन। वो फिफ्थ इक्वेशन आपके सामने, जब आप उसमें पुट करेंगे तो बेटा प्रेशर बराबर बन जाएगा रॉ मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब मैंने इस वी एक्स स्क्वायर बार की जगह जब मैंने वैल्यूज़ की पुट की तो आपके सामने एक फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। और ये फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा इस तरह लिखें जिस तरह से आपको ड्राइव करने को कहा गया है, तो आप देखेंगे कि वी हैव ड्राइव्ड द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। दिस इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर of a gas on the basis of kinetic molecular theory, which has given the formula pressure is equal to 1/3 multiplied by density of a gas into average square velocity of a gas molecules. ठीक है, this is the complete lecture or this is the complete interpretation of pressure of a gas on the basis of kinetic molecular theory. ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।